करेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान और जहांगीर तरीन के खिलाफ रेफरेंसेस खारिज कर दिए हैं। दोनों के खिलाफ रेफरेंसेस स्पीकर कौमी असेंबली सरदार अयाज सादिक ने भेजे थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने स्पीकर कौमी असेंबली से फौरी तौर पर मुस्ताफी होने का मुतालबा किया है। तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नईमुल हक का कहना है कि यह सच और हक की फतह है। इमरान खान और जहांगीर तरीन के खिलाफ झूठे रेफरेंसेस भेजे गए थे। स्पीकर के खिलाफ जिद्दोजहद करेंगे। ये रेफरेंसेस तलाल चौधरी और रुकने कौमी असेंबली मोहम्मद खान डाहा की जानिब से दायर किए गए थे, जिन पर गौर हौस किया गया था स्पीकर कौमी असेंबली सरदार अयाज सादिक की जानिब से। यानी इन रेफरेंसेस को इस काबिल समझा गया था कि इन इल्जामात में कुछ दम है। मजीद तहकीक के लिए इसे इलेक्शन कमीशन को भेजा जाए और अब इलेक्शन कमीशन ने इन रेफरेंसेस को खारिज कर दिया है। शाकिर अब्बासी, मजीद अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, एक बड़ा फैसला आज मुतवक्का था इलेक्शन कमीशन की जानिब से। इमरान खान और जहांगीर तरीन की नाअहली के हवाले से जो रेफरेंस इलेक्शन कमीशन में दायर किए गए थे स्पीकर ने जो रेफरेंस, उस पर आज मुख्तसर तरीन फैसला सुनाया है। तवील इंतजार के बाद 10 बजे फैसला सुनाया जाना था, लेकिन तकरीबन 11:15 बजे मुख्तसर तरीन फैसला ये चीफ इलेक्शन ने कहा कि ये दोनों रेफरेंस मेंटेनेबल नहीं है, ये काबिल समात नहीं है, इसलिए हम इन दोनों रेफरेंस को खारिज करते हैं। इनकी ये रेफरेंस जो है 5 सितंबर 2016 को इलेक्शन कमीशन भेजाएगी। तकरीबन 6 माह तक इनकी समात हुई और तवील समात के बाद आज ये कह दिया गया कि ये दोनों रेफरेंस। शाकिर, आप हमारे साथ रहिएगा, इस हवाले से मजीद बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान फवाद चौधरी हमारे साथ मौजूद है। फवाद, फैसले में कहा गया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से कि ये रेफरेंसेस काबिल समात नहीं थे। अगर ये काबिल समात नहीं थे तो इतना तवील अरसा ये इलेक्शन कमीशन में क्या करते रहे? देखिए, पहली बात तो यह है कि झूठ के पाँव नहीं होते और दोबारा ये साबित होता मुस्लिम लीग नून को तो दलाने तलाल चौधरी साहब को नहीं बोलना चाहिए जो बात को हल ना हो सके। फवाद, हम कोशिश करेंगे कि आपके साथ दोबारा राब्ता करें। आपकी लाइन डिस्टॉर्ट हो रही है। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस सूरत हाल के बाद स्पीकर कौमी असेंबली सरदार अयाज सादिक से इस्तीफे का मुतालबा किया गया है। इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और सेक्रेटरी जनरल जहांगीर तरीन के खिलाफ नाअहली रेफरेंस खारिज कर दिया है और आपको बताते चलें कि दोनों के खिलाफ रेफरेंस स्पीकर कौमी असेंबली की जानिब से इलेक्शन कमीशन में भेजे गए थे। अब तक की अहम खबर है, इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान और जहांगीर तरीन के खिलाफ ये रेफरेंसेस खारिज कर दिए हैं। दोनों के खिलाफ रेफरेंस कौमी असेंबली के स्पीकर ने भेजे थे। शाकिर अब्बासी, मजीद अपडेट दीजिएगा, इलेक्शन कमीशन ने और क्या कहा? बिल्कुल, ये मैं बताता चलूं कि बड़ी खुशी थी आज जब नईमुल हक इलेक्शन कमीशन का फैसला सुनने के बाद बाहर आए और उन्होंने मीडिया टॉक की और बड़े दबंग अंदाज में उन्होंने कहा कि इलेक्शन जो स्पीकर कौमी असेंबली है वो इस सीट के अहल नहीं है। उन्होंने बड़ी जानिबदारी का मुजाहरा करते हुए दोनों रेफरेंस यहाँ भिजवाए थे, लेकिन आज फैसला जो है वो हमारे साथ ही रहेगा। फवाद चौधरी से एक बार राबिता फिर बहाल हुआ है हमारा, उनसे मजीद जानेंगे। फवाद, आप क्या कहेंगे, इलेक्शन कमीशन ने आज ये रेफरेंसेस खारिज कर दिए? देखिए, झूठ के पाँव नहीं होते और मुस्लिम लीग नून को यही जो लेसन है ये सीखना चाहिए। इसके साथ को सीखना चाहिए वो कितने ह्यूमिलेट हुए हैं आज। रेफरेंसेस जो है वो अदालत ने इलेक्शन कमीशन ने करार दिया कि मुकाबले समात नहीं है। इससे स्पीकर के ओहदे के वकार को जद पहुंचती है जब अयाज सादिक साहब बिल्कुल मुस्लिम लीग के तीसरे दर्जे के कारकुन के तौर के ऊपर एक्ट करते हैं और इस तरह से रेफरेंसेस जो है वो भेजते हैं। मेरा ये ख्याल है कि काफ़ी ज़्यादा एम्बैरसमेंट हुई है आज मुस्लिम लीग नून को, ख़ुसूसन तानिया लजीज और तलाल चौधरी साहब को, जो कि रोज़ मीडिया के ऊपर ये झूठ बोलते थे और बात करते थे और आज उनको अपना जो जवाब है वो मुस्तकिल तौर के ऊपर मिल गया। बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान बात कर रहे थे। और इस वक्त आपको लिए चलेंगे इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद के दफ्तर के बाहर, जहां नून लीग के रहनुमा मीडिया से बात कर रहे हैं। ये नाम इसलिए पढ़े क्योंकि इस जमात ने बाकी तमाम जमातों को दिन रात मुख्तलिफ इल्ज़ामों का शिकार बनाया। उसमें से एक सबसे बड़ा इल्ज़ाम जो आता रहा है बार बार, वो ये आता रहा है कि ये जमातें और इनके जो लीडरान हैं, एक मिनट भाईजान, ये स्टे के पीछे छुपते हैं। मैं आज आपको ये कलाबाजी इल्ज़ाम खान के दरमियान और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान फ़र्क बताना चाहता हूँ। ये सड़क के उस पार सुप्रीम कोर्ट है। जब प्राइम मिनिस्टर के ख़ानदान पे एक फॉल्स एलिगेशन, एक गलत इल्ज़ाम आया, तो उन्होंने तमाम तर अपनी जो पनाहें थी उनको बरतरफ करके बालाए ताक पर रखकर
तो अदालत के सामने सर झुका दिया। किस लिए? कि मेरा मेरिट पे फैसला किया जाए। और आज तक भी सुप्रीम कोर्ट इस बात की गवाह है कि जितने भी सबूत पेश हुए हैं इमरान खान की तरफ से, वो खुद उनके एक दफा नहीं बार बार ये कहा गया कि यह नाकाबिले समायत है, जबकि इसका मतलब यह है कि जितनी भी समायत हुई है वो उन डॉक्यूमेंट्स में हुई है जो नवाज शरीफ साहब के खानदान ने और उनके रिटन स्टेटमेंट में उन्होंने खुद जमा करवाई। इसको कहते हैं अदालत के आगे, आईनी इदारों के आगे, आइन के मुताबिक कानून के आगे अपना सर झुकाना। लेकिन आज हमने एक अजूबा देखा कि वो जमात जो दावे तो बेशुमार करती है कि वो हर तरह से एक क्लीन जमात है, दावे किए कि इस जमात में जो शामिल होगा उसकी पहले स्क्रूटनी होगी, उसकी जांच पड़ताल की जाएगी और ये देखा जाएगा कि क्या उसके ऊपर कोई ऐसा केस तो नहीं है, क्या उसने किसी केस में प्ली बार्गेनिंग तो नहीं की हुई, क्या उसने कोई पैसे चोरी के वापस तो नहीं किए हुए। और ये बड़ा वावेला मचाया गया कि एक नया अंदाज है। और दिन ब दिन हम देखते चले आए हैं कि ना सिर्फ वो जो कमेटियां बनाई गई थी स्क्रूटनी के लिए उनको बरतरफ कर दिया गया बगैर किसी वजह के, बल्कि इस वजह से बाद में दोबारा बरतरफ कर दिया गया कि वो स्क्रूटनी कर रहे थे। आपको अच्छी तरह पता है कि 4 इलेक्शन कमिश्नर जो हैं जिनकी ड्यूटी लगाई गई थी वो पीटीआई में से फारग कर दिए गए और गिरते गिरते अब पीटीआई के लीडरान जहांगीर तरीन और इमरान खान इस हद तक गिर गए हैं कि यहां पर आके वो जो दूसरे जमातों के बारे में इल्जाम लगाते थे, यहां पर खुद मेंटेनेबिलिटी और एडमिसिबिलिटी पे कानून के दायरे से छुप रहे हैं। इनके पास वो इखलाकी जुर्रत, इनके पास वो इखलाकी कद काट नहीं है कि वो भी मियां नवाज शरीफ की तरह अदालत के सामने आके कहे हम कोई पनाह नहीं लेते, आए मेरिट के ऊपर हमारा फैसला करें। तो इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है जो हम बार बार कहते रहे हैं, इनके अंदर कालक है, वो कालक हमने निकाल के अवाम को दिखानी है। इनके मुंह पे जो कालक है वो लानी है, जो इनके अंदर की है। ये बदनीयत है और इनके दिल में चोर है, वो ही जो ये बार बार दूसरों के बारे में कहते हैं। आप अजूबा देखें कि उस जमात को जिस पे इल्जाम लगाया वो तमाम पनाहें छोड़ के अदालत के सामने झुक गई है उन लीडरान के बारे में जो इल्जाम लगाया। और यहां पर जो असल हकायक है, जो असल हकायक है चोरी के, असासे छुपाने के, गलत मुनाफे लेने के, यहां पर जो काला धन सफेद करने के जो इल्जाम हैं, उनका सामना नहीं कर सके आज जहांगीर तरीन और इमरान खान। वो टेक्निकल ग्राउंड पे भागे हैं और जब उनके खिलाफ दूसरे केस में, ये जो फॉरेन फंडिंग वाला केस है, इसमें इनके खिलाफ फैसला आया इसी तरह का, वो फैसला था कि ये फॉरेन फंडिंग वाला केस मेंटेनेबल है। इसका मतलब है आपने ये सबूत देना है, तो बजाय सबूत देने के ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भाग गए। और ये बड़ी दिलचस्प बात है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 6-7 माह तक बेंच ही नहीं कायम हो सका और जो उससे पहले बेंच कायम था वो 2 दफा तोड़ा गया। और जब इसमें वावेला मचाया गया तो वो बेंच कायम हुआ तो उसकी तरीकें डलती चली आई। जब यहां से फैसला खिलाफ आया और ये सख्ती, यहां पर 6 तरीकें डली, यहां पर 6 तरीकें डली। और जब फाइनली ये ऑर्डर दिया गया कि इमरान खान फिल्थी है, जब ये ऑर्डर दिया गया कि ये अनसिविलाइज्ड है, उसके बाद एक नया अजूबा हमने देखा कि बगैर किसी वजह के इस्लामाबाद हाई कोर्ट डे टू डे हियरिंग शुरू कर देती है। यानी यहां पर तारीख लगी हुई है कि आपने जवाब देना, और जो सालों से एक केस लटका हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसकी यकलख्त जो है डे टू डे हियरिंग शुरू हो जाती है। और आने वाली इलेक्शन कमीशन की डेट से पहले जो वो ऑर्डर किया जाता है कि इमरान खान तुम सबूत दो, उसको बरतरफ करके वापस रिमांड कर दिया जाता है, यकलख्त। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये इमरान खान जवाब तुम्हें देना पड़ना है। ये रिमांड के पीछे, ये स्टे के पीछे, ये एडमिसिबिलिटी के पीछे, ये मेंटेनेबिलिटी के पीछे तुम और जहांगीर तरीन कितनी देर छुपोगे?
हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाने का हक रखते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट जाने का हक रखते हैं। ये कानूनी जो हमारा राइट है ये अपनी जगह महफूज है और इंशाअल्लाह ताला हम ये साबित करेंगे। लेकिन आज जो जीत हुई है ये पाकिस्तानी अवाम को अब तोड़ मरोड़ के पेश की जाएगी कि ये किसी न किसी तरह बर्तरी हासिल हुई है इमरान खान को। ये वो दर्ज देते थे कि अखलाकी जीत हमारी है। आज हम आपको कहना चाहते हैं कि इमरान खान को यहाँ से भगाना, जहांगीर तरीन को यहाँ से भगाना, कि उनको सबूत ना देना पड़े, कि उनको जवाब ना देना पड़े, उसके लिए इन्होंने मेरिट्स को बरतरफ करके सच्चाई को छुपा के मेंटेनेबिलिटी के जी 2 दिन आ गया 2 दिन पीछे, अभी फैसला आएगा आपको पता चल जाएगा कैसा फैसला आता है। तो ये मेरिट्स पे नहीं आ सके। सो हम इमरान खान तुम्हें बेनकाब करके छोड़ेंगे। जहांगीर तरीन तुम जितने मर्जी स्टे ले लो, तुम जितना मर्जी जाके रिमांडें करवा लो, तुम जितने मर्जी ताकतवर वकील कर लो, ये आपको पता होना चाहिए कि फॉरेन फंडिंग वाले केस में तुम झूठे हो, पीटीआई झूठी है, इमरान खान झूठा है। जहांगीर तरीन के और कौन से सबूत चाहिए थे? ये बड़े दावे देते हैं मुख्तलिफ खतों के। मैं आपसे कहता हूं कभी ये खत साबित हुआ है नवाज शरीफ के, वो ने खुद माना है कि मैंने ये चोरी की और मैं वापस कर रहा हूं। आप अंदाजा करें जरा, जहांगीर तरीन का खत मौजूद है कि वजीर होते हुए, पब्लिक ऑफिस होल्डर होते हुए उसने ये उसी महकमे के वजीर का उसने एससीसीपी को 7 करोड़ रुपए वापस किए। और ये जो इमरान खान है ये बड़ी खत की बात करते हैं। इमरान खान तुम्हारे में अखलाकी जरूरत है तो निकालो वो खत जिसमें तुमने इसी सीबीआर को खत दिया था कि मेरा काला धन सफेद करें। और ये मैं जो छुपाया हुआ फ्लैट था लंदन का गैर कानूनी, वो मैं आज आपको जमा करवा रहा हूं। निकालें वो खत, वो दिखाएं। आप बड़े खतों की बात करते हैं कि आज फलाने का खत आ गया, आज फलाने का खत आ गया। ये खत अवाम को नजर नहीं आ रहे। ये खत इलेक्शन में आप अपने मैनिफेस्टो में छपवा के उसका फ्रंट पेज लगाएं और दिखाएं इमरान खान कि इस वजह से मैं वोट मांग रहा हूं कि मैंने ये काला धन सफेद किया है। और दिखाएं आपका सेक्रेटरी जनरल जहांगीर तरीन कि इस वजह से मैं वोट मांग रहा हूं कि मैंने चोरी करके जो गलत मुनाफा था वापस किया और सजा भुगती है उसकी। ये आपका मंशूर है इस आने वाले इलेक्शन का। उसका अगला सफा आप पलटाएंगे तो उसमें ये बताएं कि जो एहतसाब हमने 90 दिन में करके करप्शन का खात्मा करना था उसका आज तक डीजी नहीं हम लगा सके। 1.5 साल गुजर गया, अभी 2 साल होने को जा रहे हैं। उसके सारे केस मफलूज कर दिए गए। ये आपके मंशूर का तीसरा सफा होगा। सो खुदारा आप इसके बारे में सोचें। इमरान खान भागना छोड़े, आके आप जवाब दो। ये अदारों को धमकियां दे के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अभी परसों तुम्हें धमकी दी है। अक्टूबर की 7 तारीख को तुमने सुप्रीम कोर्ट को धमकी दी थी कि मैं लॉकडाउन करूंगा अगर मेरे केस का फैसला ना सुनाया गया तो। 10 अक्टूबर को तुमने डायरेक्टली एड्रेस करके कहा सुप्रीम कोर्ट को कि मैं इस्लामाबाद और पाकिस्तान की हुकूमत को बंद कर दूंगा। उसके बाद जब आपने लॉकडाउन करना था, नवंबर की 1 तारीख को आपका केस सुना गया और उसमें आपको कहा गया कि आप टीओआर दें। किस चीज के? कमीशन के टीओआर दें। वो टीओआर देने में आप नहीं काबिल हो सके। और आखिरकार दोबारा से जब सारा केस की समाअत होगी तो आपसे पूछा गया कि अब आप बताएं आपके सबूत तो नाकस हैं, तो आपको कमीशन चाहिए। तो आपने कहा कमीशन पे बाइकआउट करेंगे। ये आपका तरीकाकार है। आप मेरिट्स पे आना ही नहीं चाहते, ना अपने केस में ना किसी केस में। ये अनोखा लाडला खेलने को मांगे चांद, ये अब नहीं चलेगा। बहुत शुक्रिया। आज 1 साल बाद इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस का फैसला मेरिट्स पे नहीं, सिर्फ 1 साल बाद इतना फैसला हुआ कि ये एडमिसिबल नहीं है। ये रेफरेंस पिछले साल इलेक्शन कमीशन के पास आया और उसके बाद जिन पर इल्ज़ाम लगा उस जोड़ी पर, इमरान खान और तरीन की, जिस जोड़ी के वालदैन और वालिद जो हैं दोनों के बाप करप्शन पर निकाले गए, दुनिया जानती है। उस करप्शन से जो करोड़ों की जायदाद इन्होंने इनहेरिट की,
उसका सवाल अभी हमने नहीं पूछा। अभी तो हमने पूछा था कि अपनी जायदाद का हिसाब दो, काले धन को सफेद करने का हिसाब दो, अपने माली और खानसामे को करोड़ों की जायदाद देने का हिसाब दो। तो इमरान और जहांगीर तरीन कहते हैं चोरी हमने की है, लेकिन इलेक्शन कमीशन आपके पास इख्तियार नहीं है कि हमें पकड़ लें। हमने ये चोरी इलेक्शन लड़ने से पहले की थी, और इलेक्शन लड़ने से पहले की वाली चोरी इलेक्शन कमीशन स्पीकर के रेफरेंस में हमें नहीं पकड़ सकती। यानी हम चोर हैं, लेकिन हम अपनी चोरी इस्तिस्ना के पीछे छुपा रहे हैं। वो पार्टी जिसको इतराज रहता है हमेशा कि वजीर आजम इस्तिस्ना ना ले, कोई और इस्तिस्ना के पीछे ना छुपे। वजीर आजम और उसकी खानदान ने तो ना इस्तिस्ना लिया, मगर खान साहब आज आपने और जहांगीर तरीन ने इस्तिस्ना लिया और इस्तिस्ना के पीछे छुपकर अपनी चोरी छुपाने की कोशिश की। ना आपके पास औलाद का हिसाब है, ना आपके पास जायदाद का हिसाब है, आपके पास ना अपने काले धन को सफेद करने का हिसाब है, ना आपके अपने मुलाजमों के नाम जो करोड़ों अरबों की जायदाद है उसका हिसाब है, मगर आप सिर्फ एक बात पे पीछे छुपते हैं कि हमें इस्तिस्ना हासिल है। हमसे कई सालों पहले का हमारे बातें ना पूछी जाएं, मगर नून लीग से तो आप 70 साल का हिसाब मांगते हैं, और नवाज शरीफ ने एक नई तारीख रकम की है। 70 साल का सिर्फ हिसाब नहीं दिया, 3 पुश्तों का हिसाब दिया है। उसने तो अपने मरहूम वालिद के लिए भी इस्तिस्ना नहीं मांगा, उसने तो अपनी उस औलाद के लिए जो कि बैरून मुल्क मुकीम है, जैसे कि करोड़ों पाकिस्तानी हैं जिनको इस्तिस्ना हासिल है, उसने अपनी औलाद के लिए भी इस्तिस्ना नहीं मांगा। उसने वजीर आजम होते हुए अपनी जात के लिए भी नहीं मांगा और अपने आप को खुली अदालत में पेश किया। खान साहब, इसको कहते हैं इखलाकी फतह। और आप कितने दिन छुपेंगे, कितने दिन भागेंगे? ये तो अभी इब्तदाए इश्क है, आगे आगे देखिए होता है क्या। और आज फतह हुई है अदारों की। जिस इलेक्शन कमीशन को आपने 2 हफ्ते पहले गालियां दी, आज उसी के फैसले पर आप बगलें बजाते फिरते हैं, खुशी के शादियाने बजा रहे हैं। आज इलेक्शन कमीशन अच्छा हो गया। खान साहब, 2 हफ्ते पहले तो इस इलेक्शन कमीशन को आप गालियां दे रहे थे। हम आपके फार्मूले पर अमल नहीं करेंगे कि गाली दो, फैसला लो। हम अदारों का एहतराम करेंगे, अदारों के फैसले को कानूनी तौर पर चैलेंज करेंगे। हम कानूनी हक रखते हैं और लोग हमसे पूछते हैं। इलेक्शन कमीशन ने फैसला मेरिट पर नहीं दिया, बल्कि कहा कि काबिले समात नहीं है। हमने उनकी जायदाद का हिसाब मांगा था। मजीद लाल चौधरी ने कहा कि मेरिट पर खान साहब आना ही नहीं चाहते, ना अपने केस में ना किसी और के केस में। वकला आवाम को इंसाफ दिलाने के बजाय सड़कों पर शहरियों पर जुल्म ढाने लगे हैं। मुल्तान में वकला ने गरीब साइकिल सवार की पिटाई कर दी। साइकिल सवार ने वकला और मोटरसाइकिल सवार को एक्सीडेंट के दौरान झगड़े से रोका तो वकला ने उसे तशद्दुद का निशाना बना डाला, लेकिन वहां पर उनको रोकने वाला कोई नहीं था। जब तक ये गुंडागर्दी की जा रही थी तब तक वहां पर कोई नहीं था जो गरीब साइकिल सवार को बचा सके। कानून की जंग लड़ने वालों ने तशद्दुद को मामूल बना लिया। बदमस्त वकला ने शहरियों को भी ना बख्शा। मुल्तान के कलमा चौक में रश होने की वजह से मोटरसाइकिल सवार वकील की गाड़ी से क्या टकराया कि क्यामत ही आ गई। वकला ने आओ देखा न ताओ मोटरसाइकिल सवार पर चढ़ाई शुरू कर दी। एक राहगीर साइकिल सवार ने बीच बचाव कराने की कोशिश की और वकला को लड़ाई से रोका तो उसकी भी शामत आ गई। गरीब शख्स पर लातों, घूंसों और थप्पड़ बरसाते रहे।
और इंसानी जान की कोई कदर न रही। फैसलाबाद में कुत्ते को छेड़ने पर 16 साल लड़की ने 14 साल खाना बदोश के लड़के को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। लवाहिकीन का कहना है कि पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं कर रही, फायरिंग करने वाला लड़का फरार हो गया है। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करें, इंसानी जान की कोई कदर नहीं। फैसलाबाद में कुत्ते को छेड़ने पर 16 साल लड़के ने 14 साल खाना बदोश लड़के को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। लवाहिकीन का कहना है कि पुलिस अभी तक इस हवाले से मुकदमा भी दर्ज नहीं कर रही है। फायरिंग करने वाला लड़का फरार हो गया है और अभी तक इस हवाले से मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। 16 साल लड़के ने 14 साल खाना बदोश लड़के को इसलिए कत्ल कर दिया कि उसने उसके कुत्ते को छेड़ा था। फैसलाबाद में यह अफसोसनाक वाकया पेश आया है। 16 साल लड़के ने 14 साल खाना बदोश लड़के को फायरिंग करके इसलिए कत्ल कर दिया कि उसने कुत्ते को छेड़ा था। लवाहिकीन मजीद कहते हैं कि पुलिस अभी मुकदमा तक दर्ज नहीं कर रही है। मजीद जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ वकास शिराज से। वकास, अभी तक मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ? जी बिल्कुल, ये सुबह के वक्त ये वाकया पेश आया जो बाअसर ये लड़का था जिसने अपने कुत्ते को छेड़ने की बिना पर जो है 14 साल बच्चे को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। लेकिन अभी तक जो है पुलिस भी वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन अभी तक जो मुल्ज़िम है उसकी तलाश जारी है। लेकिन अहले इलाका के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि कोई भी उसकी निशानदेही करने को तैयार नहीं, क्योंकि वो बाअसर फरार है, जिसकी वजह से जो पुलिस भी जो यही कह रही है कि अभी वो मुल्ज़िम जो है वो हमें पता नहीं चल रहा कौन मुल्ज़िम है, ना कोई अहले इलाका बता रहे उसके हवाले से। तो अभी ये बात करें तो अभी जो है बच्चे की जो है लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ पे जो बच्चे का पोस्टमार्टम जारी है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद जो पुलिस का ये कहना है कि दोबारा तो ये तफ्तीश की जाए कि क्या मामला क्या है। लेकिन अगर ऐनी शाहिदीन के हवाले से बात करें तो बच्चे के साथ उसका एक कज़न भी मौजूद था जो मौके पर मौजूद, उससे हमारी बात है। उसका ये कहना था कि वो बाअसर लड़का था जिसने हाथ में पहले ही पिस्टल पकड़ा हुआ था, पहले फायरिंग करता आ रहा था। जब तो वहाँ पे जो सिर्फ उसने कुत्ते को छेड़ा, वो बच्चे ने 14 साल बच्चे ने खेलते हुए उसकी बना पर टैक्स में आकर जो है मुल्ज़िम ने फायरिंग करके उसको कत्ल कर दिया था। लेकिन अभी जो है पुलिस जो बिल्कुल कार्रवाई करने से कासिर है और अहले इलाका भी उसकी निशानदेही करने से बिल्कुल कासिर है। जी अच्छा, ये बताइएगा कि निशानदेही करने से तो कासिर है, लेकिन वहां पर उस शख्स की शनाख्त तो हो रही है कि यहाँ पर कोई ऐसा शख्स मौजूद है, उसका बेटा 16 साल बेटा जिसने फायरिंग की है, उनकी वहां पर मौजूदगी या वहां पर रहने के हवाले से तो कोई बता रहा है? जी बिल्कुल, ज़राए के मुताबिक तो ये कहा जा रहा है कि जो 16 साल लड़का है यहाँ के रहशिया, इसी इलाके का रहशिया। पहले भी कितने ऐसे वाक़यात हुए हैं कि इसके वालिद ने कितनी मतलब फायरिंग की है, जिसकी बिना पर जो है कितने लोग जो है जख्मी भी हुए हैं। लेकिन ये पुलिस जो है उसको ये पता जरूर है कि वो कौन है, लेकिन भी ये बताने से कासिर है। उसका ये कहना है कि जब तक हमें कोई शवाहिद नहीं मिलते, कोई बताया नहीं जाता है इलाके जाने से या कि आइन शाहिदीन के हवाले से कोई बताया नहीं जाता कि ये कौन था, मुल्ज़िम कौन था, किस फायरिंग की, क्यों फायरिंग की। लेकिन जो बच्चा जिसके साथ जो कज़न मौजूद था उसका हमने इंटरव्यू भी किया। बच्चे ने बताया, उसने वाज़ह तौर पर बताया कि यहाँ के रहशिया हम यहाँ पे खेलने के लिए आए थे, जिसकी बिना पर वो सिर्फ शरारतन उस कुत्ते को छेड़ा, जिसकी बिना पर उस लड़के ने 16 साल लड़के ने फायरिंग की करके वो फौरी तौर पर वहां से फरार हो गया। अभी पुलिस वहां पे मौके पर मौजूद जरूर है, लेकिन वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है और उससे पता होने के बावजूद जो है मुल्ज़िम को गिरफ्तार नहीं कर। जो अहले इलाका पता होने के बावजूद गिरफ्तारी तो दूर की बात है वकास, अभी तक मुकदमे में नामजद हो सकते हैं, FIR दर्ज हो सकती है। FIR में तो बता सकते हैं जो लवाहिकीन है जिनका बेटा कत्ल हुआ है वो उसकी निशानदेही कर सकते हैं, FIR में नाम दर्ज करवा सकते हैं। इस पर पुलिस क्या कहती है? खाना बदोश है क्योंकि गरीब लोग हैं, गरीब लोगों के मुकदमे भी दर्ज अभी तक नहीं वो किया गया, ना तो उसके खिलाफ को मुकदमा दर्ज किया गया। लवाहिकीन का ये कहना जरूर है कि हम पुलिस को कह रहे हैं कि आप FIR दर्ज करें, लेकिन काम ले रही है पुलिस का ये कहना है कि जब तक हमें मुल्ज़िम का पता नहीं चलता, हम इन्वेस्टिगेशन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद हम मुकदमा दर्ज करेंगे। अभी तक जो तकरीबन 4 घंटे गुजर चुके हैं, उसका बच्चे का पोस्टमार्टम भी कंप्लीट नहीं किया गया। जो है जो लवाहिकीन है वो हाउस के बाहर खड़े हैं और इसी इंतजार में है कि कब उनको डेड बॉडी मिलती है। और जो उनका ये कहना है कि हमें पता है, हमें मालूम है कि हम उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन इसी बिना पर वो पुलिस ज्यादा फोर्स नहीं करे कि उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करें। वकास, ये भी बताइएगा कि उसके मफरूर होने के हवाले से तो अभी तक कंफर्म हुआ होगा, क्योंकि इतने घंटे इस बात को गुजर गए हैं और वो शख्स भी वहां पर मौजूद नहीं है, उसका बेटा 16 साल बेटा जिसने फायरिंग की है वो भी वहां पर मौजूद नहीं है। जी बिल्कुल, पूरे इलाके में अगर बात करें तो यही कहा जा रहा है लड़का और उसके वालिद वो यहाँ से फरार हो चुके हैं, लेकिन कोई भी सामने बयान देने को तैयार नहीं। वो पुलिस को कोई बयान दे रहे हैं, सिर्फ ज़राए के मुताबिक यही कहा जा रहा है कि दोनों बाप बेटा यहाँ से फरार हो गए।
ये असर अफराद है। पहले भी कितनी ऐसी वारदातों में ये मुलव्वस हुए हैं, लेकिन पुलिस इनके कोई कार्रवाई नहीं करती। पुलिस पकड़ती जरूर है लेकिन रिश्वत लेकर उनको छोड़ देती है। आज भी वही वाकया है। इस बच्चे ने, इस 16 साल लड़के ने जो है फायरिंग की है, तैश में आकर फायरिंग की है। आप इस वाकये पर नजर रखिएगा, आपसे मजीद तफसीलात भी जानेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। उधर सुप्रीम कोर्ट में गैर मेयारी और गैर रजिस्टर्ड स्टंट से मुताल्लिक केस की समाअत करते हुए अदालत ने हुकूमत से मकामी तौर पर बनने वाले स्टंट से मुताल्लिक मालूमात तलब करनी है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सेहत के मामले पर हुकूमती कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऑपरेशन थिएटर में पड़ा मरीज इस्तेहसाल का शिकार नहीं होना चाहिए। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे जहांजेब अब्बासी से। जहांजेब, बताइएगा अदालती कार्रवाई के बारे में। जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने गैर मेयारी स्टंट की फरोख्त से मुतालिक केस की समाअत की है। अदालत ने इस हवाले से स्टंट मैन्युफैक्चरर्स जो हैं उनसे मालूमात तलब कर ली हैं। अदालत ने ये कहा है कि आइंदा समाअत पर मकामी सतह पर होने वाली स्टंट के बारे में अदालत को आगाह किया जाए। इसके अलावा चीफ जस्टिस का अपने रिमार्क्स में ये कहना था कि ये अदालती कार्रवाई डॉक्टर्स या इंपोर्टर्स का इंटरेस्ट वॉच करने के लिए नहीं हो रही। ये अदालती कार्रवाई सिर्फ इस मरीज का के मफाद को देखने के लिए हो रही है जिसको स्टंट डालना है। चीफ जस्टिस का इस हवाले से मजीद कहना था कि ऑपरेशन थिएटर में पड़ा मरीज मजबूर होता है। जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला मरीज चाहता है कि इसकी जिंदगी बच जाए। इसके अलावा चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स में ये भी कहा है कि इम्पोर्टेड स्टैंड 6 से 7 लाख रुपए में डाला जाता है। लोकल सतह पर तैयार। बहुत बहुत शुक्रिया जहांजेब अब्बासी, अपडेट कर रहे थे इस्लामाबाद से। इस वक्त लाहौर में पंजाब असेंबली के बाहर वजीर कानून राना सनाउल्लाह मीडिया से बात कर रहे हैं। को जो है वो अगर किसी गैर जमहूरी, गैर अवामी, गैर सियासी तरीके से जो है वो हटाने की कोशिश की गई है या उसको पीछे करने की कोशिश की गई है तो अवाम ने उसको जो है वो तस्लीम नहीं किया। अवाम ने चाहे वो फैसला जो है वो अदालत उज़्मा का ही क्यों ना हो, अगर किसी को कातिल करार दे के फांसी पे भी चढ़ा दिया गया तो अवाम ने उसको आज तक जो है वो कातिल नहीं समझा। अगर किसी को हाईजैकर बना के उसे 2 मरतबा उम्र कैद दी गई और उसके बाद हाई कोर्ट से वो फैसला बरकरार भी रखा गया, लेकिन इसके बावजूद अवाम ने जब 9 साल बाद दोबारा मौका मिला तो उसी को जो है वो वोट दिया और दोबारा वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनाया। ये एक सियासी तजिया, एक सियासी कारकुन के तौर पे है। इससे कतन ये ना समझा जाए कि फैसले में कोई है वो हमारी तरफ से कोई कदगन होगी। फैसला जो कमिटमेंट मियां नवाज शरीफ साहब ने दी है, फैसले को हम इंशाअल्लाह ताला तस्लीम करेंगे। राना साहब, ऐसे वक्त में जब पनामा का फैसला भी आने वाला है, मुशर्रफ साहब ने आपसे सिक्योरिटी मांग ली है। ये वही मुशर्रफ है ना जिन्होंने आपको भी साहिल पे भेजा, उन्होंने आपसे सिक्योरिटी मांग ली है, वो आना चाह रहे हैं। देखें, अगर जनरल मुशर्रफ साहब आना चाहते हैं तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता। सिक्योरिटी बिल्कुल, क्योंकि वो इस मुल्क के गैर आइनी जो है वो सदर रहे हैं और उनकी जो हरकत व सकनात थी उनसे जो है वो उनको बहुत सारे ख़तरात जो है वो लाहक हो सकते हैं और उन ख़तरात में मैं समझता हूँ कि ऐसे लोग भी शामिल हैं जिनके पर उनके दौरे इक़्तिदार में जो है जिनको टार्चर सेलों में ले जाया गया। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि वाकई उनकी जान को ख़तरा तो है जब वो पाकिस्तान आएंगे, तो इसलिए उनको सिक्योरिटी हुकूमत की जिम्मेदारी है, हुकूमत को देनी चाहिए। तो बिल्कुल, अगर मेरे भी हथे चढ़ जाए तो मैं भी उसकी मरम्मत तो करूँगा, यानी उसका कुछ ना कुछ तो फिर जो है वो। वज़ीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह पंजाब असेंबली के बाहर मीडिया के नुमाइंदों से बात कर रहे थे। और यहाँ बुलेटिन का दौरा पड़ने पर उन्हें सिविल अस्पताल के अमराज़ कल्ब में दाखिल करवाया गया था, लेकिन वो जामगर ना हो सके। एडिशनल एडवोकेट जनरल सिंध ने जस्टिस सईदुद्दीन के इंतकाल की तस्दीक कर दी है। जस्टिस सईदुद्दीन नासिर हैदराबाद सर्किट बेंच में मुकदमात की समाअत करते थे। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे हैदराबाद में ब्यूरो चीफ नासिर शेख से। नासिर, क्या अपडेट्स हैं? जी, जस्टिस सईदुद्दीन सिद्दीकी जो है वो इंतकाल कर गए और उनकी मैयत को जो है वो यहाँ सिविल अस्पताल हैदराबाद से इस वक्त जो है एयरपोर्ट के लिए ले जाया गया है, जहाँ से उनकी मैयत को हेलीकॉप्टर के जरिए कराची मुंतकिल किया जाएगा। जस्टिस साहब जो है वो सुबह शदीद दिल का दौरा पड़ने से अलील हो गए थे, जिस तशवीशनाक हालत में सिविल अस्पताल हैदराबाद के शोबा इमराज कल्ब के दीवान मुश्ताक में दाखिल किया गया था, जहाँ वो जो है जाबाज हुए। और इस सूरत हाल पर जो है वो तमाम सीनियर वकील
जजेस जो है वो अस्पताल पहुंचे हैं और वो सारे जो है गमज़दा हैं। जी नासिर शेख अपडेट कर रहे थे हैदराबाद से। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस सईदुद्दीन नासिर जो कि हैदराबाद के सर्किट बेंच में केसेस की समाअत करते थे, आज सुबह उन्हें हार्ट अटैक हुआ और उसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो वहां पर जाबर ना हो सके और क़ज़ाए इलाही से इंतकाल कर गए। इत्तलात के मुताबिक उनकी मैयत को हैदराबाद के मकामी एयरपोर्ट पर मुंतकिल किया जाएगा, जहां उनकी मैयत को हेलीकॉप्टर के जरिए कराची ले जाया जाएगा। इंतहाई अफसोसनाक खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस सईदुद्दीन नासिर क़ज़ाए इलाही से इंतकाल कर गए। उधर लाहौर हाईकोर्ट ने जजेस और जर्नैलों के एहतसाब से मुतालिक बयान देने पर वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की नाअहली की दरख्वास्त खारिज कर दी। अदालत ने वज़ीर आला पंजाब के जजेस से मुतालिक बयान पर नापसंदीदगी का इजहार करते हुए रिमार्क्स दिए कि वज़ीर आला को जलसों में जजेस के एहतसाब पर बयान देने का इख्तियार नहीं। वज़ीर मुमलिकत पानी या बिजली आबिद शेर अली का कहना है कि दरगाहों से पूरे देहात को बिजली फराहम की जा रही है। कौमी असम्बली के इजलास में आबिद शेर अली का कहना था कि जहां लाइन लॉसेस ज्यादा होंगे वहां बिजली की लोड शेडिंग होगी, जहां रिकवरी नहीं है वहां लोड शेडिंग 18 और 20 घंटे होगी। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे जावेद बलोच से। जावेद, बताइएगा आबिद शेर अली का मजीद क्या कहना था? जी बिल्कुल, आज कौमी असम्बली के इजलास में मुल्क में बिजली की लोड शेडिंग के हवाले से सवाल था, जिस पर अरकान असम्बली ने पूछा कि देहातों में कितनी लोड शेडिंग हो रही है और शहरों में जो है वो कितनी लोड शेडिंग हो रही है। इसकी वजह क्या है कि हुकूमत बिजली की लोड शेडिंग क्यों नहीं कम कर पा रही। इसके जवाब में वज़ीर मुमलिकत बराए पानी बिजली आबिद शेर अली ने जवाब दिया कि बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर बिजली चोरी होती है और जिसके लाइन लॉसेस की वजह से बिजली की लोड शेडिंग करनी पड़ती है। उनका ये भी कहना था कि जो दरगाहें हैं मुल्क भर में, वहाँ से बिजली पूरे देहातों को फराहम की जाती है, जिसकी वजह से उन इलाकों में जो है वो लोड शेडिंग करना पड़ती है। आबिद शेर अली का ये भी कहना था कि जहाँ लाइन लॉसेस ज़्यादा होंगे, जहाँ बिजली ज़्यादा चोरी होगी, वहाँ पर लोड शेडिंग भी ज़्यादा होगी। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद बलोच, अपडेट कर रहे थे इस्लामाबाद से। रुक करेंगे पेशावर का, जहां के लेडी रेडिंग अस्पताल में एक हफ्ता पहले पुरस्कार तौर पर जाँ बाग होने वाले डॉक्टर नासिर मुर्तजा की डेथ रिपोर्ट सामने न लाने पर यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन सरापा एहतजाज है। डॉक्टर्स ने ड्यूटी अंजाम देने से इनकार कर दिया है। डॉक्टर्स की हड़ताल के बायस अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। पेशावर से आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां पर लेडी रेडिंग अस्पताल में एक हफ्ता पहले पुरस्कार तौर पर जाँ बाग होने वाले डॉक्टर नासिर मुर्तजा की डेथ रिपोर्ट सामने न लाने पर वाईडीए ने एहतजाज किया है। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे शाहिद खान से। शाहिद, आगाह कीजिएगा। सूबे के सबसे बड़े लेडी रीडिंग अस्पताल की हालत आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी रश है। ये लेडी रीडिंग अस्पताल की ओपीडी है, जहाँ पर मरीज सुबह से आए हैं और यहाँ पर इंतज़ार करें। यहाँ से शीट रिसीव करके जब ये डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर भी नहीं होते, क्योंकि आज यंग डॉक्टर एसोसिएशन ने हड़ताल की हुई है और उनकी मुकम्मल हड़ताल है ओपीडी से और दीगर सर्विसेज से अलावा इमरजेंसी के। यहाँ पर मैं आपको बताना चलूँ कि यहाँ पर कुछ खवातीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि उनको क्या मसाइल है यहाँ पे। आज 14 दिन है मेरे भाई, हम लोग फिर रहे हैं। एक कह रहे वहाँ जाओ, दूसरा कह रहे वहाँ जाओ, तीसरा कह रहे वहाँ जाओ, और एक डॉक्टर है कि वो कह रहे हैं कि मैं सरकारी ऑपरेशन के लिए तैयार नहीं हूँ, एंटी वाले, और इनको कह रहे हैं कि 80,000 रुपए लाओ तो तुम्हें ऑपरेशन में प्राइवेट करके दे दूंगा। उन लोगों के पास इतने पैसे नहीं है कि वो कहाँ से लाएं। जी बिल्कुल, लोअर धीर जो कि बहुत दूर है यहाँ से, यहाँ पर इतने दूर सफ़र तय करके जब ये लेडी रीडिंग अस्पताल जो कि सूबे का सबसे बड़ा अस्पताल यहाँ पर पहुँची है, तो उनकी ये हालत देखकर ये लोग जो हैं कह रहे हैं कि ये कैसी तब्दीली है। इनका सवाल है कि ये कैसी तब्दीली है कि इमरान खान को वोट दिया है इन लोगों ने और तब्दीली के नाम पर वोट दिया है, तो क्या यही तब्दीली है कि लेडी रीडिंग जैसे बड़े अस्पताल में मरीजों के साथ यही सलूक किया है कि 4 दिन से एक बच्ची जो कि मुसलसल अस्पताल के चक्कर लगा रही है और डॉक्टर ऊपर से ये कह रहे हैं, जिस तरह कि आप लोगों ने खातून की ज़ुबानी सुना है कि डॉक्टर इनको 80,000 रुपए का मुतालबा करके और उनको कह रहे हैं कि प्राइवेट इनका ऑपरेशन होगा। जी। और सक्कर में इम्तिहानात मजाक बन गए। तालीमी बोर्ड ने छठी जमात का कल होने वाला माशरती उलूम का पर्चे जो कि आज के रियाजी के पर्चे में शामिल करके भिजवा दिए। न्यूज़ ने कल होने वाले माशरती उलूम का पेपर हासिल कर दिया है। इससे पहले और 7वीं 8वीं जमात में सवालनामा भी गलत छाप दिया था। दोनों क्लासेस के तलबा को एक ही पेपर तकसीम कर दिया गया था, जिस पर तलबा परेशान है। तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ सबगतुल्लाह से। सबगतुल्लाह, अपडेट कीजिएगा, ये क्या माजरा है? जी बिल्कुल, महकमा तालीम के दावे खुल के आगे सामने आ गए हैं। कल सक्खर में होने वाले छठी जमात के माशरत उलूम का पर्चा
नियो न्यूज ने हासिल कर लिया है। हमें राय से मालूम हुआ है कि ये पर्चा कल होना था, ताहम चंद स्कूलों में आज महक के पेपर में ये पर्चे को डालकर भेज दिया गया है, जिसमें कई तलबा ऐसे हैं जिनको ये पर्चा मसूल हो चुका है और उन्हें पहले से ही इल्म हो गया है कि महकमा तालीम ने कल के पर्चे में क्या सवालात शामिल किए हैं। और इससे पहले आज जो 7वीं और 8वीं जमात का मैथ का पेपर था, वो भी एक ही पेपर शाया कर दिया था, जिस पर महकमा तालीम के अफसरान से बात की गई तो उनका ये कहना था कि जी ये प्रिंटिंग की मिसिंग है, ताहम इस बारे में इंक्वायरी की जा रही है। इसी हवाले से आज एक और भी चीज सामने आई है कि कल चौथी जमात के सिंधी के पेपर में सवालनामे में दिया गया था कि जी 7वां सवाल लाजमी है, जबकि पूरे पेपर में 5 सवाल दिए गए थे। तलबा वो पेपर पढ़ के हैरान और परेशान हो गए कि 7वां सवाल लाजमी है पर पेपर में सिर्फ 5 सवाल ही दिए गए हैं, तो 7वां सवाल कहाँ से किया जाए। जी बहुत शुक्रिया सबतुल्लाह, आपने अपडेट किया। उधर इस्लामाबाद में कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के खिलाफ मुलाजमीन ने एहतजाज किया है। मुलाजमीन ने जामिया में तालीमी सरगर्मियां मुअत्तल रखने की धमकी दे दी है। वाइस चांसलर ने मुलाजमीन को एहतजाज से रोकने के लिए पुलिस तलब कर ली है। पुलिस की भारी नफरी कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी पहुंच चुकी है। अहम खबर से आपको अपडेट करें इस्लामाबाद से, जहां पर कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के खिलाफ मुलाजमीन एहतजाज कर रहे हैं। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद शहबाज से। शहबाज, बताइएगा ये मुलाजमीन क्यों एहतजाज कर रहे हैं वीसी के खिलाफ? जी देखिए, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट ने एक फैसला दिया था कि यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार जो है शफीकुर रहमान, उन्हें जिब्र रुखसत पर भेजा जाएगा। उनके खिलाफ करप्शन के इल्जाम थे, जिसके खिलाफ जो यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन हैं उन्होंने एहतजाज किया। उनका मुतालबा ये है कि जो एक बार जो पहले सिंडिकेट ने फैसला दिया था जिसमें जो रजिस्ट्रार शफीकुर रहमान है उन्हें उनके खिलाफ जो रेफरेंस का जो केसेस चल रहे थे उन्हें बरी कर दिया, लेकिन दोबारा जब इन्होंने इसे पारित किया है तो जिब्र रुखसत भेजना इस खिलाफ कानून है। और जब तक जो है वाइस चांसलर जो है ओहदे से मुस्तैफी नहीं होते और रजिस्ट्रार को जो दोबारा बहाल नहीं किया जाता, उस वक्त तक इनका एहतजाज जारी रहेगा। ताहम इस हवाले से यूनिवर्सिटी ने चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को एक खत लिखा था, जिसके बाद पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी जो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में पहुंच गई है और किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए जब तक ये एहतजाज खत्म नहीं होता, पुलिस और रेंजर्स की नफरी जो है कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में मौजूद रहेगी। मियां जावेद लतीफ ने मुराद सईद से गैर मशरूत माफी मांग ली है। मियां जावेद लतीफ का कहना है कि शेख मुजीब और अल्ताफ हुसैन के तनाजुर में गद्दार की बात की, गुस्से में जो लफ्ज मुंह से निकले उस पर अफसोस है। आपको एक मरतबा फिर अपडेट करते चले कि नून लीग के MNA मियां जावेद लतीफ ने मुराद सईद से, जो कि PTI के MNA हैं, उनसे गैर मशरूत तौर पर माफी मांग ली है। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे जावेद बलोच से। जावेद, बताइएगा इस मामले के बारे में। जी, चंद रोज कबल होने वाले इस झगड़े का ड्राफ्ट सीन हो गया है, जिसमें जावेद लतीफ और मुराद सईद के दरमियान हाथापाई तक नौबत पहुंची थी। इस पर एक इंक्वायरी कमेटी भी बनी थी, जिसने अपनी रिपोर्ट में जो है वो कसूरवार ठहराया था जावेद लतीफ को, जिन्होंने सिफारिश की थी कि जावेद लतीफ की 8 दिन के लिए रुकनीत मुअत्तल कर दी जाए, जबकि 2 दिन की रुकनीत मुअत्तल करने के हवाले से अपडेट करे थे इस्लामाबाद से। इस वक्त आपको गवादर बराह रास्त लिए चलेंगे। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जलसे आम से खिताब कर रहे हैं। हामिद खान अचकज़ई साहब, सूबाई वज़ीर बलूचिस्तान, और मोहतरम बाबू गुलाब साहब, चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल गवादर, वज़रा साहबान, मेंबरान पार्लियामेंट व सूबाई असम्बली, मोहतरम मीर और मोतबर साहबान, मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। कितनी खुशी मुझे हो रही है आज गवादर आकर, और यहाँ कल हम आए, रात यही रहे, बहुत सारे लोगों से मिले, और आज इस वक्त गवादर के भाइयों और बहनों से मेरी मुलाकात हो रही है। मैं अपनी खुशी का किस तरह से इजहार करूं। और आज माशाल्लाह जो गवादर के आवाम को जो जोश व खरोश है यहाँ पर, मुझे इसमें बड़ी उम्मीद की किरण नजर आ रही है। और मैं ये समझता हूँ कि गवादर के आवाम हकीकी तौर पे आज महसूस कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह अब एक मिसाली तरक्की का दौर शुरू हो चुका है गवादर के लिए। इंशाअल्लाह तकदीर बदलने वाली है। अल्लाह ताला तकदीर
बदल रहा है और गवादर की तरक्की ये मेरा को आज का मिशन नहीं है, ये कल जो गुजरा है उसका मिशन नहीं है। 1991 में 1991 में जब मैं पाकिस्तान का वजीर आजम बना तो मेरा ख्वाब था कि गवादर जो है वो पाकिस्तान का एक बेहतरीन पोर्ट सिटी बने और उसके लिए मैंने इक़दामात उठाए और फिर उसके लिए काम शुरू किया। लेकिन आपको पता है बहुत सारे रुकावटें आई और हमारी हुकूमत खत्म हो गई। 1997 में फिर आकर गवादर पे हमने काम शुरू किया। मुझे कोई बताए कि 1993 और 97 में किसी दूसरे ने गवादर को क्यों नहीं याद किया, क्यों नहीं गवादर उनके दिलों में या ज़हनों में आया कि भी गवादर भी हमारा एक मुल्क का शहर है, हमारे मुल्क का इलाका है, एक ज़िला है और बेहतरीन ज़िला है, उसकी तरफ तवज्जो दी जाए। किसी ने सोचा आज तक? नहीं सोचा। 1997 में आके फिर हमने ही आकर ना सिर्फ गवादर का दोबारा सोचा बल्कि इसके लिए कदम उठाए, इक़दामात किए और उसके बाद फिर सुन लो, उसके बाद 1999 में जब हमारी हुकूमत खत्म की गई तो उसके बाद फिर लोग गवादर को भूल गए। जो ऐवान इक़्तिदार जो है पाकिस्तान का, उसने फिर गवादर को याद नहीं रखा, गवादर के गरीब आवाम को एक दफा फिर फरामोश कर दिया और फिर बस बराए नाम गवादर का नाम चलता रहा, लेकिन अमलन यहां पे कुछ नहीं किया। ये आप जानते हैं और आप इस बात को अच्छी तरह पहचानते हैं। आप गवाह हैं इस बात के कि किसी और ने कुछ नहीं किया। आज अल्लाह के फजलो करम से हम फिर जब 2013 में आए तो सबसे पहले अगर नवाज शरीफ ने किसी शहर को, उसके वासियों को याद किया तो गवादर के अवाम को याद किया। और फिर उसके लिए अमली इक़दामात किए। आज माशाल्लाह गवादर में एक अजीब हलचल महसूस होती है। आज गवादर तरक्की की राहों पे एक दफा फिर चल निकला है और ये अमली इक़दामात किए जा रहे हैं। और फिर मुझे फख्र है कि आज गवादर में शायद मैं पहला वज़ीर आज़म हूं पाकिस्तान का जो रात यहां पर रहा है। इससे पहले तो रात रहना दरकिनार कोई आता भी नहीं था, लेकिन मेरा ये कितनवां दौरा है ग्वादर का, ये मैं भी नहीं शायद अभी आपको नहीं बता सकता कि मैं कितने दौरे खुद गवादर के कर चुका हूं। ये है मेरा प्यार मोहब्बत गवादर के अवाम के लिए, गवादर के लिए, बलोचिस्तान की तरक्की के लिए। और आज आपको मैं बताना चाहता हूं, सुबह मैं एक मीटिंग में था और कल भी एक हमारी मीटिंग काफी लंबी चलती रही और उसमें मुझे वहां पर जो हजरात आए हुए थे, दूर दराज से आए हुए थे, तो कोई कहने लगा जनाब मैं कोयटा से आया हूं, कोई कहने लगा मैं पंजगूर से आया हूं, कोई कहने लगा मैं पता नहीं कहां से आया हूं, और कहने लगे कि बड़ा अच्छा सफर रहा हमारा और बहुत उम्दा रास्ता था, सड़क बड़ी अच्छी थी। और फिर हम पहले पहुंचा करते थे शायद एक दिन में, दो दिन में, अब चंद घंटों में पहुंचते हैं हम। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि गवादर से कोयटा तक अल्हम्दुलिल्लाह सड़क बेहतरीन बन चुकी है और इंशाअल्लाह अब ये कोयटा से आगे जा रही है, हसनबदाल तक बनेगी इंशाअल्लाह। हसनबदाल से आगे मानसेरा बन रही है मोटरवे और वहां मानसेरा से ये चाइना के बॉर्डर तक जा रही है। अब तो गवादर पूरे मुल्क से मिल रहा है, गवादर चाइना बॉर्डर से मिल रहा है और गवादर और फिर बलोचिस्तान में सड़कों का जाल बिछ रहा है। और मैं अभी चंद महीने पहले
खुशाब के इलाके में सड़क का इफ्तिताह करके आया, गवादर खुशाब और आगे क्या था, सुराब, और वो बेहतरीन सड़क बन चुकी है। इसी तरह से बस इसी तरह से ये 1100 किलोमीटर की सड़कें बलोचिस्तान के अंदर बन रही हैं। 1100 किलोमीटर आज तक बलोचिस्तान में, आज तक, भाई आप बैठ जाएं, शाबाश बैठे, मुझे बात कर दें। आज तक बलोचिस्तान में 1100 किलोमीटर तो दूर की बात है, मेरा ख्याल है कि इसका 1/10वां हिस्सा भी किसी ने नहीं बनाया। और हमने उन इलाकों में सड़क बनाई है जहां दहशतगर्दी थी, इंतहा पसंदी थी, और जो FW ने यह काम किया है, मैं FW का शुक्रगुजार हूं। और उन्होंने जाने कुर्बान की उनके लोगों ने, और सड़कें बना दी उन्होंने यहां पर। और अब इन सड़कों पे इंशाल्लाह हम अमन कायम कर रहे हैं, और अमन कायम करने वालों का भी मैं शुक्रगुजार हूं, जिसमें अफवाज पाकिस्तान भी है, जिसमें हमारी पुलिस भी है, जिसमें हमारी इंतजामिया भी है, और जिसमें हमारे अवाम भी हैं जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं। और सड़कें जब बनती हैं तो सड़कों से पहले तरक्की नहीं आती, सड़कें बनने के बाद तरक्की आती है। सड़कें बनने के बाद स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियां बनती हैं, सड़कें बनने के बाद अस्पताल बनते हैं, सड़कें बनने के बाद किसानों की इजनास जो हैं, उनकी फसलें जो हैं, सब्जियां, फ्रूट मार्केट आती है, इंडस्ट्री आती है, और किसानों की जरी तरक्की होती है तो खुशहाली आती है। जब खुशहाली आती है तो बेरोजगारी का खात्मा होता है, बेरोजगारी का खात्मा होता है तो गुर्बत का खात्मा होता है, गरीबी का खात्मा होता है। और जब गरीबी का खात्मा होता है तो कौम जो है मजमूई तौर के ऊपर तरक्की करती है। और मैं ये बताता हूँ आपको, मैं ये कहता रहता हूँ लोगों को कि गवादर अल्हम्दुलिल्लाह CPEC, आपको मैं ये कहता रहता हूँ लोगों को कि गवादर अल्हम्दुलिल्लाह CPEC, अल्हम्दुलिल्लाह